अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक 14.6 फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में कल आपने ओम लॉ में सीखा था कि ऑपोजिशन है किसी भी मटेरियल की करंट के फ़्लो में। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ़्लो करता है तो उसमें जो चार्जेस हैं वो कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके साथ टकराते हैं, तो अपोजिंग फोर्स उन पर एक्ट करती है। तो यूँ जो है ये एक तरह से रेजिस्ट करता है जो कंडक्टर है वो करंट के फ़्लो को। तो ये प्रॉपर्टी जो मटेरियल की है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है। तो इससे पहले कि मैं फैक्टर बताऊं, ये टॉपिक जो है इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप नोट कर लें। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में जो कांस्टेंट हम निकालेंगे उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही टॉपिक है, या एक इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो ये एक ही टॉपिक के तीन नाम हैं। तो जब भी इनमें से कोई भी नाम लिया जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आप ये टॉपिक अटैम्प्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकली देखा गया जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वायर की लेंथ आप इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। अब इसको इस सेंस में सोचें कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास वायर की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, तो उसमें से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हुए टकराते हैं, तो यानी ऑपोजिशन भी। तो अगर वो लेंथ 1 मीटर की बजाय 2 मीटर कर दें तो वो जो उनका टकराना है चार्जेस का वो भी डबल हो जाएगा। तो लेंथ ज़्यादा करते जाएंगे तो वो जो चार्जेस का फ़्लो है वो लेंथ उतनी कवर करने के दौरान ज़्यादा बार ऑपोजिशन फील करेगा, तो एक्सपीरियंस करेगा। तो ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया जो है किस वो कंडक्टर का कोई वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसकी रीज़न ये है कि एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी खुली जगह होगी चार्जेस के फ़्लो के लिए, अवेलेबल स्पेस ज़्यादा होगी, तो वो इजीली फ़्लो कर सकते हैं। जबकि अगर एरिया कम कर दिया जाए, यानी वायर बारीक वायर ले ली जाए, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे फ्रिक्शन भी हीट प्रोड्यूस करती है, इसी तरह जो रेजिस्टेंस है चार्जेस के फ़्लो में वो भी हीट जनरेट करती है। तो आमतौर पर जितनी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उनके लिए हम हैवी वायर यूज़ करते हैं, मोटी तार यूज़ करते हैं। घरों में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर के लिए और एयर कंडीशन के लिए मोटी वायर होती है, जबकि दूसरी चीज़ों के लिए जो कि जैसे मोबाइल चार्जर है तो इसकी वायर बारीक होती है। तो जिसको जितना करंट रिक्वायर्ड है तो उसके मुताबिक हम उसकी वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करंट के लिए मोटी वायर यूज़ करनी पड़ेगी ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो दो ही फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को यूनिफाई किया तो ये हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट रो, जो डेंसिटी का सिंबल आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जैसे मैंने बताया, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मैंने टॉपिक के आपको नाम बताए हैं। और अगर इसको फार्मूले को रेजिस्टिविटी के लिए हम रीअरेंज करें तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ए डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए एल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए ओवर एल। और यहाँ से अगर आप इसका यूनिट भी देख लें कि क्या बनता है, रेजिस्टेंस का ओहम कल सीखा था, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर और एक स्क्वायर वाला मीटर कैंसिल हो गया तो ओहम मीटर आ गया। तो इसका जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी का ये क्या है, ओहम मीटर। तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि अगर हम एरिया 1 लें और लेंथ भी 1 लें, तो उसकी जगह 1 और 1 पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसको हम डिफाइन करेंगे कि वो एक कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन है बुक पे लिखी है, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, तो टॉपिक कैसे अटैम्प्ट करना ये भी बता दूँ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में तो बस डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी, तो उसकी डेफिनेशन में आपको मार्क करवाता हूँ वो लिखेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
तो फिर ये पूरा आप लिखेंगे। उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है शॉर्ट पाइप, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट कैरी करंट। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये एक्सप्लेनेशन बनेगी, इसमें इसके बारे में बताया हुआ है। ये यहाँ से मैथमेटिकली ये लिखने के बाद सारा जैसे मैंने ड्राइव किया है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। यहाँ तक लिखने के बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी। इफ़ वी पुट L1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, वो जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, उसको जो नाम देना है ये नहीं आपने लिखा। देन R इक्वल्स टू रो, दैट इज़, जहाँ से डेफिनेशन आ रही है, ये तो वजाहत की थी जो मैंने पेज पर आपको बताई है। The resistance of 1 meter cube of a substance is equal to the specific resistance. The unit of resistance is ohm meter. इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी इसी फार्मूले से रेलिवेंट है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 1 मीटर, लेंथ गिवन है, इट्स डायमीटर 2 मिलीमीटर है वायर का, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर। कॉपर की रेजिस्टेंस आपने बतानी है। तो रेजिस्टेंस का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, R इक्वल्स टू रो L ओवर ए, ये फाइनल फार्म था। R इक्वल्स टू रो L ओवर ए। लेंथ गिवन है, एरिया फाइंड करना है पहले। तो हमें एरिया के लिए उन्होंने आपको बताया किसी भी वायर का जो एरिया होता है वो सर्कुलर एरिया होता है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो ये उन्होंने उससे एरिया कैलकुलेट किया। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो d/2 लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? d स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट करके तो उसी फार्मूले में लगाया, R इक्वल्स टू रो L ए। तो आंसर आ गया रेजिस्टेंस का 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओहम, ओमेगा जो सिंबल है ओहम का। इसके बाद दो शॉर्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो ये जो है इसमें इनकी बस डेफिनेशन लिखनी है। द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू इट इज़ आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो इसके एग्जाम्पल देंगे कॉपर, आयरन। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस टू पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स। तो इसमें और इसकी रीज़न बताई गई है कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं चार्जेस करंट को और कुछ नहीं करते। तो मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि तमाम जो मटेरियल्स हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। तो उनमें जो हैं आपके प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपना शेल छोड़ सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन बाकी कुछ मटेरियल जैसे कि ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोबाइल नहीं है, वो फ्री नहीं है, तो वो बाउंड है अपने ही न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं उनमें रिवॉल्व करने के लिए। तो ऐसे मटेरियल इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इस टॉपिक से मुतल्लिक एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14.7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और वो रेजिस्टिविटी के मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Do you remember what resistance is in an electric circuit? It is something that controls the flow of current. If it's more, then the current reading will be lower, and if it's less, then the current reading will be higher. It's inversely proportional to the current. Let's talk a bit more about resistance. What are the factors on which a resistance of a conductor depends? When can we say that the resistance of a conductor is more or less than that of another? Let's do a small activity to understand this. Take a small electric circuit like this one, which has a plug key, a power source, and an ammeter. In the first case, connect a nichrome wire between these 2 points. Let the length of this nichrome wire be a lowercase l. Now plug the key and measure the reading in the ammeter. Now let's try playing with the factors a bit. In the second case, we double the length of the nichrome wire, but keep the thickness same. We just double the length. When you measure the reading, you will notice that the current is half of the current measured originally. When the length was doubled, the current halved. In the third case,
we replace the wire with a thicker nichrome wire with length L. Understand this case well. We're just increasing the thickness of the wire without changing the original length L. Now, if you're increasing the thickness of the wire, it simply means we're increasing cross-sectional area. Let's call it A. Now, when you measure the current, you will notice that it's more than the original current I1. The results we're getting are pretty interesting. Let's try out one last case. We use a copper wire instead of a nichrome wire. The length and cross-section area A will be the same as the original wire, but the material has changed entirely. When you measure the current, you will notice that it's more than I1. Now let's understand the results case by case. We see that as the length of the wire increases, the current reduces by the same factor. It implies that the current is inversely proportional to the length of the wire. And by Ohm's law, we know that the current is inversely proportional to the resistance of the conductor. So these two together will imply that the resistance R is directly proportional to the length of the wire. More the length of the wire, more will be the resistance. Note that here we assume everything else will be constant. It'll be the same wire and it'll have the same cross-sectional area, and other factors like temperature will also be constant. So the length of the wire is one of the factors on which the resistance of a conductor depends. The resistance of a conductor is directly proportional to the length of that conductor. The third case tells us that as the thickness of the wire was increased, the current flowing through it also increased. It tells us that the current flowing through a conductor is directly proportional to the cross-sectional area of that conductor, which means that the resistance will be inversely proportional to the cross-sectional area of the conductor. Combining these two tells us that the resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to its cross-sectional area. If we introduce a constant rho, it can be written like this. This is the constant of proportionality and is called the electric resistivity of the material of the conductor. In the fourth case, we saw that as the nature of the material changes, the current flowing through the conductor also changes. And that's because as the nature of the material changes, its electric resistivity also changes accordingly. Conductors, for instance, have lesser resistivity as compared to alloys, and alloys have lesser resistivity as compared to insulators. Nichrome is an alloy, while copper is a metal which is a good conductor of electricity. And that's why the current reading increased when the material changed to copper. The SI unit of resistivity is ohm meter. How is it ohm meter? We can look at this formula and deduce it. The unit of resistance is ohm, the unit of length is meters, and that of area is meter squared. Cancelling and transposing the units gives us the SI unit of rho as ohm meter. We will understand resistivity in detail in the next video. But before we end this video, let's quickly review what we learned. The resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross-sectional area. And it also depends on the nature of the material. If the material has low resistivity, its resistance will be lower, and if it has more resistivity, its resistance will be higher.